सास बहू की लहंगा की लड़ाई। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और हर कोई अपने अपने घरों में बैठकर गर्मा गर्म चाय के मजे ले रहा होता है। ऐसे ही प्रेमलता भी अपने घर में बैठे चाय पी रही होती है। उसी समय उसके दरवाजे की घंटी बजती है। तभी प्रेमलता जाकर गेट खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा विनोद एक लड़की के साथ गले में वरमाला डाले दरवाजे पर खड़ा होता है और ये देखकर प्रेमलता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो कहती है, हे राम, विनोद बेटा, ये तूने क्या कर दिया? ये तू किसे मेरी बहू बना कर ले आया? अरे तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कंचन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आज हम दोनों ने मिलकर मंदिर में शादी कर लिया और अब से कंचन इस घर की बहू है। विनोद, ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे बिना बैंड बाजे और बिना दान दहेज की ये कैसी शादी है? अरे ओ निर्मला, जल्दी बाहर आ और देख, तेरा ये भाई अपने साथ किसी को लेकर आया है। अरे इसने तो पूरे समाज में मेरी नाक ही कटवा कर रख दी। अब मैं अपने नात रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसे ही कर दी, वो भी बिना दान दहेज के। अरे सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्रेमलता ऐसा कह ही रही होती है, इतने में ही उसकी बेटी निर्मला वहाँ आती है और कहती है, अरे वाह भाई, भाभी तो बड़ी सुंदर है। और माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे आजकल तो इस तरह से शादी करना आम बात हो गई है, इसलिए अब आप भी अपना गुस्सा थूक दो और भाभी को अपना लो, क्योंकि आज से ये हमारे परिवार का हिस्सा है। अपनी बेटी निर्मला की बात सुनकर प्रेमलता मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसी समय निर्मला अपनी भाभी की आरती उतारकर उनके घर प्रवेश करवाती है और उन्हें उनका कमरा दिखाती है। ऐसे ही अगले दिन जब कंचन रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है तो उसकी सास प्रेमलता नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। तभी कंचन नाश्ता लेकर अपने सास के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। आप नाश्ता करने के लिए बाहर नहीं आई, इसलिए मैं आपके कमरे में ही नाश्ता लेकर आ गई हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए ये सब करने की, मेरी बेटी है मेरा ख्याल रखने के लिए, जाओ यहाँ से। अपनी सास की बात सुनकर कंचन उदास होकर कमरे से बाहर आ जाती है। तभी निर्मला अपनी माँ की ये सारी बातें सुन लेती है और अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ, आप कब तक भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करोगी? अरे वो अब इस घर की बहू है और देखो, उन्होंने सुबह उठकर सबके लिए कितने प्यार से नाश्ता बनाया है, इसलिए माँ प्लीज नाश्ता कर लीजिए ना। निर्मला के समझाने पर आखिरकार प्रेमलता नाश्ता कर ही लेती है। उसी समय निर्मला फिर से कहती है, माँ, मैं सोच रही थी, अब भैया ने शादी कर ही ली है जब भाभी से, तो क्यों ना हम लोग कल भाभी की मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखें। इसी बहाने गली मोहल्ले की औरतें भाभी को देख भी लेगी और सबको भैया की शादी का पता भी चल जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। तू ऐसा कर, अब तू जाकर उस मनहूस को बता दे, वरना कहीं ऐसा ना हो वो कल हमारी सबके सामने नाक कटवा दे। उसी समय निर्मला जाकर कंचन और अपने भाई विनोद को सारी बातें बता देती है। वहीं विनोद और कंचन ने मंदिर में जाकर शादी की थी, इसलिए कंचन अपने साथ कोई भी दूसरे कपड़े लेकर नहीं आई थी। विनोद सुनो ना, मेरे पास कल मुंह दिखाई में पहनने के लिए कोई भी दूसरा कपड़ा नहीं है और बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, तो क्या तुम बाजार जाकर मेरे लिए कोई लहंगा ले आओगे? क्योंकि अब मैं तो बाजार नहीं जा सकती ना। कंचन की ये सारी बातें प्रेमलता सुन लेती है, इसलिए वो उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे नया लहंगा खरीदने की क्या जरूरत है, खामखा ही पैसे बर्बाद होंगे। तुम्हें लहंगा चाहिए ना, मैं अभी ला कर देती हूँ। इतना कहकर प्रेमलता अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से कुछ पुराने लहंगे निकाल कर लाती है और कहती है, ये ले, मेरे इन लहंगे में से जो लहंगा भी तुझे अच्छा लगे पहन लेना। वैसे भी
तो खुद तो अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आई है, बस खाली हाथ मुंह उठाकर चली आई है। लेकिन माँ जी, ये लहंगे तो बहुत ही पुराने और बहुत ही ओल्ड डिजाइन के लग रहे हैं। भला मैं कल मुँह दिखाई में ये कैसे पहन सकती हूँ? अच्छा, तो मैं क्या तेरे लिए किसी डिजाइनर से लहंगा सिलवा कर लाऊं? अरे शुक्र कर, कम से कम तुझे ये तो मिल रहा है, वरना अगर मेरा बेटा विनोद मेरी पसंद की लड़की से शादी करता ना, तो मैं उसे पूरे कपड़ों से लाद देती, समझी? इसलिए जो मिल रहा है उसी में खुश रह। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे ये कंचन ये लहंगा नहीं पहनेगी, मैं अभी उसके लिए बाजार से नया लहंगा लेकर आता हूँ। इतना कहकर विनोद जब शाम को लहंगा खरीदकर घर वापस आता है तो उस लहंगा को देखकर प्रेमलता की आंखें भी चमक उठती है। इसलिए वो फटाफट से जाकर विनोद के हाथ से वो लहंगा ले लेती है और कहती है, सच में बेटा, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है और ये मखमल का भी है। इसका रंग तो मुझ पर बहुत खिलेगा। तुझे पता है बेटा, मैं कब से ऐसा ही लहंगा लेने का सोच रही थी। लेकिन माँ जी, ये लहंगा तो वो मेरे लिए लाए हैं ना। अच्छा, लेकिन अब तो ये लहंगा मुझे पसंद आ गया है, तो अब इसे मैं ही पहनूंगी। क्यों, तुझे कोई तकलीफ है क्या? लेकिन माँ जी, ये तो गलत बात है ना। अब भला अपनी मुँह दिखाई में मैं क्या पहनूंगी? मुझे क्या पता, मैंने क्या तेरे कपड़ों का ठेका ले रखा है? विनोद सुनो ना, तुम मेरे लिए फिर से ऐसा ही लहंगा ले आओ ना। ऐसा नहीं हो सकता कंचन, क्योंकि उस दुकानदार के पास इस लहंगा का सिर्फ एक लास्ट पीस बचा था। विनोद की बात सुनकर प्रेमलता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अब देख, जब मैं कल ये लहंगा पहनकर सबके सामने आऊंगी तो सबकी नजर सिर्फ मुझ पर ही होगी और हमारे आसपास की सारी औरतें तो मुझे देखकर जल भुनी जाएगी। हाँ माँ जी, जैसे आप मेरा ये लहंगा देखकर जल भुन गई, लेकिन मैं भी अब आपकी ही बहू हूँ, तो अगर आप मुझसे एक कदम आगे हैं तो मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ। अब देखना मैं आपके इस लहंगे का क्या करती हूँ। ऐसे ही जब प्रेमलता वो लहंगा ले जाकर अपने कमरे में रखती है तो ये देखकर कंचन को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो चुपके से प्रेमलता के कमरे में जाकर उसके लहंगे के ऊपर तेल लगा देती है और कहती है, माँ जी, अगर ये लहंगा मैं नहीं पहन सकती तो मैं आपको भी ये लहंगा पहनने नहीं दूंगी। ऐसे ही अगले दिन जब कंचन की मुंह दिखाई के लिए आस पड़ोस की सभी औरतें उसके घर आती है तो कंचन प्रेमलता का दिया हुआ ही पुराना लहंगा पहनकर तैयार होकर बैठी होती है और सभी औरतें उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है। उसी समय प्रेमलता वो लहंगा पहनकर बाहर आती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसके लहंगे के पीछे तेल का बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है। इसलिए उसके लहंगे के पीछे लगे दाग को देखकर सभी औरतें हंसने लगती है और कहती है, अरे प्रेमलता बहन, क्या बात है, लगता है इतनी महंगाई में भी तुम्हारे घर पर तेल की बाढ़ आ रही है, तभी तो तुमने बालों के साथ साथ अपने लहंगे के ऊपर भी तेल लगा दिया है। यह सुनकर सभी औरतें प्रेमलता का मजाक उड़ाने लगती है और उनके साथ साथ निर्मला और कंचन भी हंसने लगती है और बेचारी प्रेमलता सबके सामने अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इसीलिए प्रेमलता वो लहंगा ले जाकर वापस कंचन को दे देती है और उससे माफी मांगती है और उस दिन के बाद से प्रेमलता के मन में कंचन के लिए कोई नाराजगी नहीं रहती और वो कंचन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसे ढेर सारा प्यार देती है। गरीब भाभी ने बनाया अपनी नंदों के लिए जादुई 3 ब्राइडल लहंगा। गरीब कविता सिलाई मशीन पर बैठे कपड़े सिल रही होती है, तभी उसकी तीनों नंदे आरती, पूजा और डेजी वहाँ पर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, हम तीनों अपने कॉलेज जा रहे हैं, आप खाना खा लीजिएगा। अरे आरती, रुको तो, ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम लोगों के काम आएंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी समय कविता की नजरें अपने तीनों नंदों के सूट पर जाती है जो कि बहुत ही मैला हो चुका होता है। ये देखकर वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ, लेकिन मैं माँ जी की जगह कभी नहीं ले सकती हूँ, इसलिए तुम लोग बस ये पैसे रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, अब हम लोग चलते हैं,
बाय। अपने तीनों नंदों के जाने के बाद कविता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, हे भगवान, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मेरी तीनों नंदों ने फटे पुराने मैले से सूट पहन रखे हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसी समय कविता की नजर कपड़े पर जाती है तो वो देखती है कि उसका सिला हुआ कपड़ा पूरी तरह से उल्टा सिल गया है और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनैना जी का ब्लाउज तो पूरी तरह से खराब हो गया। उन्होंने कितने भरोसे से मुझे ये ब्लाउज सिलने के लिए दिया था। अब तो मैं इसे ठीक भी नहीं कर सकती। अब मैं सुनैना जी को क्या जवाब दूंगी? उसी समय बिमला नाम की औरत हाथ में लहंगे का कपड़ा लिए हुए कविता के घर आती है और कहती है, अरे कविता, कहाँ हो तुम? जी बिमला जी, कहिए क्या काम है? अरे कविता, ये लो, इस कपड़े से बहुत ही सुंदर लहंगा सिल देना, क्योंकि 2 दिन बाद ही मेरी बेटी की शादी है। अरे बिमला जी, ये लहंगे का कपड़ा तो बहुत ही सुंदर और बहुत महंगा लग रहा है। अरे महंगा तो होगा ही ना, मेरी बेटी के ब्राइडल लहंगों का कपड़ा है और वैसे भी शादी कौन सा रोज रोज होता है, इसलिए मैं तो अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से कर रही हूँ। और वैसे कविता, तुम्हारी भी तो तीनों नंदे अब शादी के लायक हो गई है, तो तुम कब करोगी अपनी तीनों नंदों की शादियाँ? बिमला की ये बातें सुनकर कविता दुखी मन से कहती है, बिमला जी, मैं और राघव जी अपने तीनों नंदों के लिए रिश्ता तो कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आजकल इतनी महंगाई के जमाने में बिना दहेज के शादी करता ही कौन है। और मैं ठहरी गरीब दर्जी, जितना भी मैं दिन भर सिलाई करके कमाती हूँ वो सब तो घर के खर्चे में ही निकल जाता है, तो ऐसे में मैं अपनी तीनों नंदों की शादी कैसे कर पाऊंगी? मैं तुम्हारे हालात को समझ सकती हूँ कविता, क्योंकि तुम्हारी तीनों नंदे भी दिखने में कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है, तो ऐसे में उन लोगों की शादी करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तुम कहो तो मैं कोई रिश्ता ढूंढूं? जी क्यों नहीं बिमला जी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे ही कुछ ही दिनों में राधिका नाम की एक औरत बिमला के बताए हुए पते पर अपने तीनों बेटों का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। उसी समय राघव कविता से आकर कहता है, ये लो कविता, 100 रुपए। आज किसी के गोदाम में बोरे ढोने का काम मिल गया था। लेकिन जी, भला आज इतनी महंगाई में ये 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ कविता, मुझे कोई पक्का काम मिलता ही नहीं, और पता नहीं मेरे जैसे न जाने कितने गरीब लोग काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। अच्छा छोड़िए, सुनिए, बिमला जी ने एक रिश्ता बताया है और कल वे लोग आरती, पूजा और डेजी को देखने आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें उनकी खातिरदारी के लिए पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा ना। इतना कहकर कविता रात भर जाग कर अपने तीनों नंदों के लिए कतरन जोड़ जोड़ कर सूट तैयार करती है। और अगले दिन जब राधिका उन्हें देखने आती है तो वो कहती है, देखो कविता, तुम्हारी नंदों में से कोई भी इतना सुंदर नहीं है जो मेरे घर की बहू बन सके, लेकिन फिर भी मैं अपने तीनों बेटों का रिश्ता तुम्हारी नंदों से पक्का कर रही हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें दहेज में 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और हाँ, साथ ही अपनी तीनों नंदों को एक अच्छे से जोड़े में विदा करना होगा। अब तुम अपनी तीनों नंदों के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। इतना सुनकर कविता राधिका की सारी शर्तों को मान लेती है और अगले दिन से ही वह शादी की तैयारियों के बारे में सोचने लगती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास तो अब सिलाई का भी काम आना बंद हो गया है। अब न जाने मैं अपनी तीनों नंदों की शादी की तैयारियां कैसे कर पाऊंगी। इतना बोलकर कविता बिना सोचे समझे अपने सारे गहने बेचकर शादी की तैयारियों में लग जाती है। तभी इसी बीच एक बूढ़ा भिखारी कविता के दरवाजे पर आता है और वो कहता है, सुनो बेटी, मुझ बूढ़े भिखारी को कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसी समय कविता 2 सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी थाली में डालकर लाती है और कहती है, ये लीजिए बाबा,
मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस इतना ही है। इस समय मेरे घर की हालात कुछ ठीक नहीं है, वरना मैं आपको भरपेट खाना खिलाती। कोई बात नहीं बेटी, तुमने इतना दे दिया यही बहुत है, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये लो बेटी, ये एक बहुत ही अनमोल कपड़ा है। इसकी मदद से तुम अपनी नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर पाओगी। इतना कहकर वो बूढ़ा भिखारी कविता को एक बहुत ही सुंदर मखमली कपड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कविता कहती है, ये कपड़ा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसमें तो मेरी सिर्फ एक ही ननद का ब्राइडल लहंगा बन पाएगा। काश ये कपड़ा थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं अपनी तीनों नंदों के लिए भी ब्राइडल लहंगा बना पाती। कविता के इतना कहते ही अचानक से वो कपड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर कविता कहती है, अरे ये क्या, ये कपड़ा अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? कहीं ये कपड़ा कोई जादुई तो नहीं? और अब मैं इस कपड़े से अपने तीनों नंदों के लिए उनका शादी का ब्राइडल लहंगा बना सकती हूँ। फिर मुझ गरीब दर्जी भाभी की नंदे भी अपनी शादी में एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा पहन पाएगी। इतना कहते हुए कविता की आंखों से आंसू छलकने लगता है और वह दिन रात बैठकर अपनी नंदों के लिए ब्राइडल लहंगा सिलना शुरू कर देती है। और 2 दिन के अंदर ही कविता तीनों ब्राइडल लहंगे को सिलकर तैयार कर देती है। और शादी वाले दिन जब उसकी तीनों नंदे उसका बनाया हुआ जादुई ब्राइडल लहंगा पहनती है और लहंगा पहनते ही उसकी तीनों नंदे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। और अपने आप को इतना सुंदर लगता देख उसकी तीनों नंदे कहती है, अरे ये क्या, हम लोग अचानक से इतनी सुंदर कैसे दिखने लगे? हाँ दीदी, ये तो किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। हाँ डेजी, ये चमत्कार हमारी भाभी के बनाए हुए जादुई ब्राइडल लहंगे का है। सच में भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। काश हम भी आपके लिए कुछ कर पाते। आरती के इतना कहते ही उन तीनों नंदों के जादुई ब्राइडल लहंगे में से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर कविता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मेरी प्यारी नंदो, तुम लोगों का यह ब्राइडल लहंगा एक जादुई लहंगा है और अब इसकी मदद से मैं तुम लोगों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर पाऊंगी। इतना सुनकर उसकी तीनों नंदे कविता के गले लग जाती है और कुछ ही देर में ढोल बाजे के साथ बारात उनके दरवाजे पर आ जाती है। और कविता अपनी तीनों नंदों को मंडप में लेकर आती है और हर किसी की नजर उसकी नंदों के ब्राइडल लहंगे पर ही होती है और हर कोई कविता के बनाए हुए ब्राइडल लहंगों की ही तारीफ कर रहा होता है। ऐसे ही कुछ ही देर में उसकी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और कविता खुशी खुशी अपने तीनों नंदों को विदा कर देती है। और कुछ ही दिनों में वो बचे हुए सोने के सिक्कों को बेचकर एक बड़ा सा बुटीक खोल लेती है और उस दिन के बाद से उसके पास ढेर सारे ब्राइडल लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं और वो अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को पूरी तरीके से मिटा देती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।